नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बता दें कि 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आएंगे और 5 राज्यों के चुनाव की काउंटिंग निर्वाचन आयोग की ओर से 3 दिसंबर को रखी गई है, लेकिन अब इस तारीख पर आपत्ति दर्ज कराई गई है। आजाद पार्टी की ओर से एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को निर्वाचन आयोग पहुंचा, जहां उन्होंने गैस कांड की बरसी पर काउंटिंग पर आपत्ति कराई और इसे लेकर निर्वाचन आयोग को एक ज्ञापन भी सौंपा। पार्टी के सदस्यों का कहना है कि इस दिन मध्य प्रदेश सहित देश और दुनिया में गैस कांड की बरसी पर श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है, जिसमें लेकिन जानबूझकर इस दिन चुनाव की काउंटिंग रखी गई है, जो सरासर गलत है। इसे एक दिन और आगे बढ़ाने की मांग की गई है। तीन दिसंबर को मतगणना नहीं हो। पढ़ लो जी। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हम सभी लोग 2023 के अलग अलग विधानसभाओं के प्रत्याशी हैं और हमने माननीय प्रदेश के निर्वाचन को हमने एक आवेदन और ज्ञापन सौंप रखा है और ये मांग की है हमने कि अविलंब जो दिनांक मतगणना की रखी है इसको तत्काल एक दिन के लिए संपूर्ण 5 राज्यों में बढ़ाई जाए। क्या मजबूरी है जो 3 तारीख को रखी, क्या मजबूरी थी निर्वाचन की? हम लोग आपसे तमाम देश के प्रधानमंत्री से, देश के गृह मंत्री से, राष्ट्रपति महोदय से, मध्य प्रदेश के निर्वाचन से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि हम गैस पीड़ितों की मांग को ध्यान में रखते हुए अविलंब इसको तत्काल तिथि को एक दिन के लिए बढ़ाकर 4 की जाए, जिसकी वजह आपको मालूम है कि आज भी गैस पीड़ितों की मौतें आज भी हो रही है। लगभग 3 से 4 लाख लोग मर चुके हैं। उसके बाद भी अगर मृतकों की छाती पर दुनिया से चलेगा, उनकी छातियों पर हम 3 दिसंबर खड़े होकर ढोल और नगाड़े और डीजे बजाएंगे, यकीनन उन रूहों को तकलीफ पहुंचेगी। मैं माननीय निर्वाचन आयोग से ये हाथ जोड़कर मांग करता हूं कि अविलंब दिनांक को आगे बढ़ा जाए, जिससे कि संपूर्ण जो भोपाल में जो मौतें हुई थी उनको, जो बीमार हुए थे उनको, और सच्ची श्रद्धांजलि होगी निर्वाचन आयोग की, मध्य प्रदेश सरकार की, गवर्नर साहब की और देश के प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री की और देश के गृह मंत्री की। मैं आप तमाम लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहा हूँ कि इस तिथि को बढ़ाने का कष्ट करें। जी देखिए, 3 तारीख को एक काला दिवस थे। आप जानते हैं चुनाव आयोग ने जो ये डेट रखी है बिल्कुल गलत रखी है। मेरी मांग ये थी कि 3 की जाए 4 को करा जाए। उसी दिन पुतला दहन भी करेंगे। उसी दिन कितना बड़ी घटना है, कई ने अपने माँ बाप, किसी ने अपने बहन, किसी ने अपने भाई, हर इंसान खो के बैठे हैं। उनको हमें श्रद्धांजलि देना चाहिए उस दिन। और इतनी बड़ी घटना हुई है उस दिन, ये इस तरीके से रिजल्ट आ रही है, मेरे हिसाब से गलत है। उस दिन ढोल नगाड़े और जिस तरीके से डीजे चले आएंगे, ये बहुत दुखित बात है। जी, आपने निर्वाचन को जो ज्ञापन दिया है कि 3 तारीख को मतगणना नहीं होते हुए बढ़ानी चाहिए, क्योंकि 3 दिसंबर को बहुत बड़ी ट्रेजेडी होती है। देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा हादसा है भोपाल गैस कांड 1984 का। मुझे तो शर्म आती है चुनाव आयोग पे कि इस दिन की तारीख कैसे उसे घोषित कर दी। क्या इतने समझदार लोग चुनाव आयोग में रहते हैं और इतनी बड़ी विश्व स्तर की घटना घटती है और उस तारीख को वो चुनाव का परिणाम घोषित करा रहे हैं पूरे 5 राज्यों में। मेरी तो ये मांग है कि पूरे हिंदुस्तान में जो 5 राज्यों के चुनाव का रिजल्ट आना है, इनको सभी को रोक लगना चाहिए। और ये हिंदुस्तान के लिए एक मतलब बड़ी काली घटना घटी थी, जो कि इसके अंदर हज़ारों लोग जाने गई थी और आज तक कम से कम 2-4 लाख गैस पीड़ित मर चुके हैं। रोज़ कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती हैं। गैस पीड़ित कई कैंसर की बीमारी से मर गए, कई टीबी की बीमारी से, इस तरीके से। और मतलब इस दिन को आप चुनाव का रिजल्ट घोषित कर रहा हो, क्या साबित करना चाह रहा है चुनाव आयोग? बता दें आपको कि कांग्रेस नेता राजेंद्र सिंह ने बड़ा बयान दिया है। काउंटिंग में, मतपत्रों में देखिए सबको समाधान है, अधिकारियों को है, रिटर्निंग ऑफिसर्स को है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को है, गणना चक्र में जो अधिकारी हैं कि सरकार बदल रही है।
तो संभावना बहुत कम है। पोस्टल बैलेट्स में जो होता है या काउंटिंग के एडिशन और उसमें जो दिक्कतें होती हैं वो थोड़ी सी सावधानी बरती जाए, लेकिन ऐसी संभावना बहुत कम है, नगण्य है। देखिए 130 तो आप ही लोग बता रहे हो, और अगर अंडर करंट काम कर रहा है जो दिखाई देता है फिर कर्नाटक जैसे नतीजे आएंगे। भी काफी बड़ा है, इस पे लगता है कि क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा, इसमें फायदा मिलेगा कांग्रेस को? अब 1-2% बढ़ने से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। 1% का तो अंतर है, ज़्यादा अंतर है नहीं, कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक, थैंक यू। प्रशिक्षण चल रहा है, लोगों को जानकारियां दी जा रही हैं कि काउंटिंग किस तरह से सुनिश्चित कराई जाए जिसमें चूक ना हो और अपने कैंडिडेट्स के साथ नाइंसाफ़ी ना हो किसी तरह से। वो सारी चीज़ें बताई जा रही हैं उन लोगों को, क्योंकि ईवीएम की जो काउंटिंग है थोड़ी जटिल होती है, प्रक्रियाएं और बदलती भी रहती हैं। और कल रात को 11 बजे तक चुनाव आयोग ने इसमें कुछ नई चीज़ें जोड़ी हैं। टेबल्स की संख्या बढ़ी है, जो सेना के हैं, नौसेना के हैं लोग, उनके अलग गिनती होगी। तो इन सारी चीज़ों से अवगत कराया जा रहा है। जितने भी लोग चुनाव लड़े हैं और उनके प्रतिनिधि भी आए हैं, वो भी हैं वहाँ पर। सर, पहले बैलेट पेपर को लेकर कुछ निर्देश देंगे आप? हाँ, बैलेट पेपर्स तो अलग से गिनती होगी, उसके टेबल ही अलग है, और उसकी शुरुआत कानून अनुसार जो चुनाव आयोग के हैं वो ईवीएम के पहले राउंड की गिनती के पहले शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि बैलेट पेपर्स में समय लगता है तो वो ख़त्म नहीं हो पाती है। तो वो भी नियम है कि अंतिम चक्र के पहले टैली हो जानी चाहिए और उसकी घोषणा हो जानी चाहिए, जो कभी कभी नहीं करते हैं। और उसको अंतिम चक्र के बाद जहाँ बहुत नज़दीक मामले होते हैं वहाँ कुछ अति उत्साही अधिकारी गलत करने का प्रयास करते हैं। ये सारी चीज़ें ना हो सकें और किस तरह से जो चुनाव आयोग ने निर्देश दिए हैं उनका अनुपालन करके अब हमारा हक ना मारा जाए पार्टी के प्रत्याशियों का, ये सुनिश्चित करने के लिए सारी जानकारियां दी जा रही हैं। गड़बड़ी कर सकती है काउंटिंग में, मतपत्रों में? देखिए सबको समाधान है, अधिकारियों को है, रिटर्निंग ऑफिसर्स को है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को है, गणना चक्र में जो अधिकारी हैं कि सरकार बदल रही है, तो संभावना बहुत कम है। पोस्टल बैलेट्स में जो होता है या काउंटिंग के एडिशन और उसमें जो दिक्कतें होती हैं वो थोड़ी सी सावधानी बरती जाए, लेकिन ऐसी संभावना बहुत कम है, नगण्य है। सर, आपको कितनी सीट की उम्मीद? देखिए 130 तो आप ही लोग बता रहे हो, और अगर अंडर करंट काम कर रहा है जो दिखाई देता है फिर कर्नाटक जैसे नतीजे आएंगे। भी काफी बड़ा है, इस पे लगता है कि क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा, इसमें फायदा मिलेगा कांग्रेस को? अब 1-2% बढ़ने से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। 1% का तो अंतर है, ज़्यादा अंतर है नहीं, कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। प्रशिक्षण चल रहा है, लोगों को जानकारियां दी जा रही हैं कि काउंटिंग किस तरह से सुनिश्चित कराई जाए जिसमें चूक ना हो और अपने कैंडिडेट्स के साथ नाइंसाफ़ी ना हो किसी तरह से। वो सारी चीज़ें बताई जा रही हैं उन लोगों को, क्योंकि ईवीएम की जो काउंटिंग है थोड़ी जटिल होती है, प्रक्रियाएं और बदलती भी रहती हैं। और कल रात को 11 बजे तक चुनाव आयोग ने इसमें कुछ नई चीज़ें जोड़ी हैं। टेबल्स की संख्या बढ़ी है, जो सेना के हैं, नौसेना के हैं लोग, उनके अलग गिनती होगी। तो इन सारी चीज़ों से अवगत कराया जा रहा है। जितने भी लोग चुनाव लड़े हैं और उनके प्रतिनिधि भी आए हैं, वो भी हैं वहाँ पर। सर, पहले बैलेट पेपर को लेकर कुछ निर्देश देंगे आप? हाँ, बैलेट पेपर्स तो अलग से गिनती होगी, उसके टेबल ही अलग है, और उसकी शुरुआत कानून अनुसार जो चुनाव आयोग के हैं वो ईवीएम के पहले राउंड की गिनती के पहले शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि बैलेट पेपर्स में समय लगता है तो वो ख़त्म नहीं हो पाती है। तो वो भी नियम है कि अंतिम चक्र के पहले टैली हो जानी चाहिए और उसकी घोषणा हो जानी चाहिए, जो कभी कभी नहीं करते हैं। और उसको अंतिम चक्र के बाद जहाँ बहुत नज़दीक मामले होते हैं वहाँ कुछ अति उत्साही अधिकारी गलत करने का प्रयास करते हैं। ये सारी चीज़ें ना हो सकें और किस तरह से जो चुनाव आयोग ने निर्देश दिए हैं उनका अनुपालन करके अब हमारा हक ना मारा जाए पार्टी के प्रत्याशियों का,
ये सुनिश्चित करने के लिए सारी जानकारियां दी जा रही हैं। 3 सदस्यीय उमराव हज यात्रा पर हुए रवाना। चंदेरी रवाना कावा पर हाजिरी देने के लिए चंदेरी से ही परिवार के 3 सदस्य रवाना हुए। आज तारीख 26/11/2023 दिन रविवार को परिजन के 3 सदस्य मोहल्ला बाहर शहर के सगीर मेहतर, उनकी मां खुर्शिदा बीबी नूरजहां आज मक्का मदीने के लिए दरगाह हजरत मखदूम शाह विलायत से रवाना हुई, जहां से आप ललितपुर से ट्रेन से दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली से जद्दा के लिए उड़ान भरेंगे और अपने 15 दिवसीय उमराह हज यात्रा में आप यात्रा कवा में हाजिरी देंगे और मक्का मदीने में रहकर अल्लाह की इबादत करेंगे। आज शाम रवाना करने के लिए दरगाह हजरत मखदूम शाह विलायत पर सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने आकर अपनी मुबारकबाद दी और अपने अपने हक में बारगाहे रियालत में दुआ करने की दरख्वास्त भी की है। चंदेरी से बहुत सारे लोग 4 पहिया और बस गाड़ियों से ललितपुर रेलवे स्टेशन तक हाजियों को रवाना करने गए। जब उमराह पर जाने वाले यात्री सगीर मेहतर से पूछा तो आपने कहा कि हम तीनों मक्का मदीने उमराह के लिए जा रहे हैं, जहां रहकर सिर्फ अल्लाह की इबादत ही करना है और जाने का मुख्य उद्देश्य है कि मेरे मुल्क में अमन चैन बना रहे। वहीं मुल्क की बेहतरी के लिए बारगाहे रियालत में दुआ भी की जाएगी और इंशाअल्लाह। सगीर मेहतर जी हज यात्री चंदेरी से सिद्धार्थ साद पत्रकार की रिपोर्ट। ये कपड़े उधर ऊपर सरकार रखो। रुक जा देख रहे हैं। नहीं
राजधानी में महल के सामने मेले का सेट लाइटिंग से जगमगाया। श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव की स्त्री फिल्म की सफलता के बाद इस प्रोडक्शन टीम ने चंदेरी को फिर से फिल्मी सिटी के रूप में सजाकर तैयार कर दिया है। सरसराहट भरी आवाज से दिल को लुभाती थी, वो तो पूजा के दिनों में आती थी। और किसी ने पीछे मुड़ के देख लिया तो निर्वस्त्र करके, अरे तो निर्वस्त्र करके उठा ले जाती थी, पूजा के दिनों में आती थी। तो चंदेरी में ठीक है ना यार। कुल मिला के ये कि ना खुशी भी है यार। और क्या नहीं, चंदेरी कितनी आगे बढ़ गई ना, बहुत फेमस। यस, चंदेरी फेमस हो गई और इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए यार। मोबाइल भी निकालता आजकल बनता है यार, यूं करके यूं देख के और फोटो डालने। एक और विगत दिनों आगजनी के कारण एक आदिवासी परिवार का कच्चा मकान व गृहस्थी का पूरा सामान जलकर नष्ट हो गया है, जिसको देखते हुए प्रशासन तथा जनप्रतिनिधियों सहित प्रतिष्ठित जनों के सहयोग से पीड़ित परिवार को गृहस्थी का संपूर्ण सामान उपलब्ध कराया। अरे नहीं सामान पूरा मेरा चाहिए। हाँ भैया, ये 4.5 में इधर उधर नहीं उठाओ। हाँ ये थोड़ी सी मैं आऊँगा कल देखने। सर, जो आज एक आदिवासी जिनकी झोपड़ी जल गई थी, उनको प्रशासन द्वारा सहायता दी गई, क्या क्या सहायता है और कितनी राशि उन्हें दी गई? अभी कुछ दिन पहले एक आदिवासी परिवार है, राजेश बारेला, जो भावड़ी खेड़ा गांव के हैं। उनका पूरा घर जल के नष्ट हो गया था, आग लग गई थी उसके घर पे। उसका पूरा गृहस्थी का सामान, पहनने उड़ने के सभी कपड़े सामान सब जल गया था। तो आज उनको जो है जनता के सहयोग से, यहाँ के व्यापारियों से, यहाँ के जनप्रतिनिधियों की तरफ से एक पहल की गई और उसको आज हमने पूरी गृहस्थी का सामान दिलाया है। उसके बर्तन, पहनने के कपड़े, उड़ने बिछाने के कंबल और रजाई गद्दे वगैरह और किराना का सामान दिलवाया है। प्रशासन से भी उसको हम जो है
RBC छचार के अंतर्गत 95,000 रुपये उसके घर के लिए और 5,000 रुपये उसकी गृहस्थी के लिए ऐसे 1 लाख रुपए की सहायता सैंक्शन हो गई है। उसको हम जो है जल्दी ही उसका पैसा उसके खाते में डलवा देंगे। और मैं यहाँ के जनप्रतिनिधि और जिन्होंने इसकी मदद की है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि गरीब परिवार की उन्होंने मदद की। आपका नाम बताइए। राजेश, नहीं, पूरा नाम बताइए। राजेश बारेला, कहाँ के निवासी है? बावड़ी खड़ा। क्या घटना हुई थी आपके? सर आग लग गई थी मेरे घर में। कितने दिन पहले? मंगलवार को। क्या क्या जल गया उसमें? उसमें पूरा जितना भी सामान था पूरा जल गया। तो क्या कारण रहा आग लगने का? आग लगने का पता नहीं, अपन तो घर नहीं था, खेत बाड़ी में चले गया था, सब काम धंधा से लग गया था। उसके पता नहीं किससे काय से लगी, कैसे नहीं लगी। प्रशासन द्वारा क्या सहायता की गई आपकी? ये है कंबल है, क्या खाने का गेहूँ दिया है 50 किलो, क्या बर्तन ठीक ये दिया है, पहनने का कपड़ा है, और ये बिस्तर रजाई गद्दा ये सभी है। तो जिस प्रकार प्रशासन ने आपकी सहायता की है, तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? उनको क्या धन्यवाद देंगे और क्या कहें। ये 2 लोटे होगा। सर, जो आज एक आदिवासी जिनकी झोपड़ी जल गई थी, उनको प्रशासन द्वारा सहायता दी गई, क्या क्या सहायता है और कितनी राशि उन्हें दी गई? अभी कुछ दिन पहले एक आदिवासी परिवार है राजेश बारेला, जो भावड़ी खेड़ा गांव के हैं। उनका पूरा घर जल के नष्ट हो गया था, आग लग गई थी उसके घर पे। उसका पूरा गृहस्थी का सामान, पहनने उड़ने के सभी कपड़े सामान सब जल गया था। तो आज उनको जो है जनता के सहयोग से, यहाँ के व्यापारियों से, यहाँ के जनप्रतिनिधियों की तरफ से एक पहल की गई और उसको आज हमने पूरी गृहस्थी का सामान दिलाया है। उसके बर्तन, पहनने के कपड़े, उड़ने बिछाने के कंबल और रजाई गद्दे वगैरह और किराना का सामान दिलवाया है। प्रशासन से भी उसको हम जो है RBC छचार के अंतर्गत 95,000 रुपये उसके घर के लिए और 5,000 रुपये उसकी गृहस्थी के लिए ऐसे 1 लाख रुपए की सहायता सैंक्शन हो गई है। उसको हम जो है जल्दी ही उसका पैसा उसके खाते में डलवा देंगे। और मैं यहाँ के जनप्रतिनिधि और जिन्होंने इसकी मदद की है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि गरीब परिवार की उन्होंने मदद की। MP में बदला मौसम का मिजाज, सर्द हवाओं के साथ बरसे बादल, पारे में भी दिखी गिरावट। वहीं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते दिख रहा है मौसम में बदलाव। इंदौर, उज्जैन, मंदसौर, बड़वानी, धार और झाबुआ में बीते दिन बरसे बादल, बारिश के साथ कई जगहों पर बिजली भी गिरी है। वहीं आज कई इलाकों में बारिश की चेतावनी। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, सागर और रायसेन के सभी जिलों में बारिश की आज मौसम विभाग ने आशंका जताई है। जबलपुर के शीतलामाई इलाके में एक खाली प्लॉट में भीषण आग लग गई। आग लगने की घटना की जानकारी लगते ही आसपास क्षेत्र में हड़कंप। पांडे क्या करने गया वहाँ? अंदर कौन है यार? अंदर चले गए लड़के और अंदर तक चले गए थे वो। नहीं चलेगा, नहीं चले बच्चे लोग। ये आग लगी है, क्या है पूरा मामला, कहाँ पर? ये आग हमारे परिवार से फर्नीचर का गोदाम है A to Z टीचर इंटरप्राइजेज, तो उसमें बहुत देर से आग लगी हुई थी और वो बंद पड़ा हुआ है। तो प्रोप्राइटर बाहर गए हुए,
जब मोहल्ले वालों ने बताया कि आग लगी हुई है, तो फिर हम लोग जब पहुंचे तो आग बहुत भीषण रूप ले चुकी थी। फिर हम लोगों ने अग्निशमन दल को फ़ोन लगाया और उन्हें तत्काल गाड़ी पहुंचाई, और अंदर कम से कम 5-7 लाख रुपए का सामान रखा हुआ है, जिसमें से 25-30 सोफ़ा सेट हैं और 10-20 सेट पलंग के हैं, और रॉ मटेरियल भी बहुत सारा रखा हुआ है, जिसमें लगभग 5-7 लाख रुपए का सामान रखा हुआ है अंदर। माँ साहब खड़े होकर कुछ नहीं कर रहे, तो क्या कर रहे हैं? थोड़ी सी लगी थी। हेलो, चल विकास, भाई कहाँ चल रहा है? मामा राहुल भी समाप्त हो गई, वो बुतई की है। कोई राहुल इधर वो दे दो। के सामने तो कोई बात न करेगी, इतना झटका लड़का है। पुलिस वाले कहा था हमें मालूम है किसने लगाया, पुलिस वाले को बता मत रहे, जबरदस्ती ना बलवा करे कोई का। कब लगाया था? अभी लगाए। सोबत हुए पांडे क्या करने गया वहाँ? अंदर कौन है यार? अंदर चले गए लड़के, और अंदर तक चले गए थे वो। अंदर वाली को यार पूरा मोहल्ला जल नहीं चलेगा, नहीं चले बच्चे लोग। सामने क्या है पूरा मामला, कहाँ का? यहाँ एक संजय बैसवाड़ जी फर्नीचर वगैरह काम करते हैं, अचानक उसमें आग लग गई थी। जो फायर ब्रिगेड आई है, बुझाई है, उसका ये रिपोर्ट करेंगे, जांच की जाएगी, जैसा तथ्य आएंगे बताया जाएगा। कहाँ पर किस जगह लगी? ये शीतला माई में ज्ञान भारती स्कूल के पीछे। आपका नाम और पद? ASI संतोष पांडे, थाना घमापुर। माँ साहब खड़े होकर कुछ नहीं कर रहे, तो क्या कर रहे हैं? रहने वाले हैं, इन्हें सबने मदद करके बुझाया। सूचना मिली है, कहाँ का मामला है? ये शीतला माई बंसकार मोहल्ला का मामला है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पे आई और आग बुझाई, आग को काबू में किया। किसका घर है, किसके यहाँ लगी थी, कुछ जानकारी? ये घर तो अपन को एड्रेस दिया गया था, घर नहीं है, खाली प्लाट। कोई नुकसान नहीं? कोई नुकसान नहीं। कितनी गाड़ी आई? एक गाड़ी आई। आपका नाम? बिरजू सोनकर। राहुल। जबलपुर के गौसलपुर थाना क्षेत्र में एक चोरी का मामला सामने आया, जहां तिलक कार्यक्रम रुपए लेकर गए परिवार के रुपए एक महिला चोर के द्वारा चुरा लिए गए। जहां पूरे मामले को लेकर परिवार के द्वारा गौसलपुर थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान रुपए चोरी होने की बात घटना सामने आई, गौसलपुर में FIR दर्ज हुई है, क्या मामला है?
थाना गोसलपुर अंतर्गत एक जो है तिलक का फंक्शन था। उस तिलक के फंक्शन में जो है वो फैमिली के लोग जो पैसा लेकर गए थे, तो वो पैसा जो सूटकेस था वो वहाँ की किसी एक अज्ञात महिला ने जो है ले लिया, जिसमें 15 लाख रुपए के आसपास का पैसा वो लोग बता रहे हैं, जिसे लेकर वो चली गई है, जिसके संबंध में पुलिस के पास फुटेजेस भी हैं और रात में वो शेयर भी किया गया है। हम उसमें जो है वो ढूंढने में लगे हैं। आई होप हम जल्दी उसको ढूंढ लेंगे। इसी संबंध में FIR भी दर्ज हुई है। आधी रात बस स्टैंड स्थित होटल श्री रस में चले चाकू चलाने के बाद आरोपियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। आरोपी CCTV कैमरे में कैद हो गए। जबलपुर ओमती थाना अंतर्गत बस स्टैंड स्थित होटल में खाना पार्सल करने के बाद विवाद को लेकर 2 से 4 युवकों ने होटल कर्मचारियों को कमर के पीछे चाकू मार दिया। सब मिलेगा यार, मुझे एक बार दिखा दें क्या सवेरे हमने सब तैयारी कर ली थी, तो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं है कहाँ। अब ठीक है, थोड़ा पास खड़े हो जाओ और जितनी तुम्हारी टीम हो पीछे खड़ी कर लो पूरी। और कौन है? हाँ तो जितने हैं उतने खड़े हो। हाँ जी, क्या है? मैं नाम सुनील, नामों को लेकर तुम्हारी खबर लोग देख नहीं पाए, सुन नहीं पाए ठीक से, जब तक तो पर्दाफाश हो गया। साला है उनका। पिताजी आए के दौरान वो युवक जो है वो सीरियस है, शायद मेडिकल में उसको जेड़े में हत्या हुई थी पटक के। क्या कुछ मामला था? आरोपी गिरफ्तार हुए? कितने आरोपी? हाँ, हमारे जो ग्रामीण थाना क्षेत्र है बरगी, उसके अंतर्गत जो है थाना प्रभारी महोदय को एक सूचना मिली थी कि एक नहर नाले के पास में एक अज्ञात लाश मिली है। उस लाश की जो है तस्दीक करने पर ये पाया गया था कि ये जो है सस्पेक्टेड ब्लाइंड मर्डर था। उस मर्डर को काफ़ी तत्परता के साथ जो हमारी टीम थी वहाँ की, उसने जो है इन्वेस्टिगेट किया था। इन्वेस्टिगेशन पर ये समझ में आया कि जो कॉज ऑफ डेथ है वो इलिसिट रिलेशनशिप बिटवीन लोगों के बीच अवैध संबंध थे। जो मृतक था उसकी पत्नी और जिसने मारा है उसके बीच प्रहलाद पटेल। जब वो इन्वेस्टिगेशन किया गया तो ये इन्वेस्टिगेशन की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी थी वो ये थी कि जब हमें लाश मिली थी तो ये एक अज्ञात मर्डर था, परंतु जो गाड़ी मिली थी उस गाड़ी को जब डिटेल प्राप्त किया गया उस गाड़ी का, तो उस गाड़ी का जो ऑनर था उससे बात जब पुलिस ने की तो पता चला कि ये गाड़ी जो है उन्हीं के जीजा जो है वो लेकर गए थे और प्रहलाद नाम के व्यक्ति ने उन्हें ये गाड़ी जो है हेल्प के लिए बुलवाई थी। तो इस तरह हमें पहला आरोपी अपना मिला था और उसी आरोपी से बातचीत करने के बाद और इन्वेस्टिगेशन के बाद साइबर टीम की मदद के बाद में हम अन्य आरोपी तक पहुंच पाए थे। इसमें मुख्यतः जो है वो 4 आरोपी हमें मिले हैं। प्रहलाद पटेल, उसी का भांजा जो था विकास, और विष्णु उसका दोस्त, और महिला जिसके संबंध थे संगीता। इन चारों को ही पुलिस ने राउंड अप किया है। बैकग्राउंड क्या है जो मृतक है और जो आरोपी है, बैकग्राउंड क्या है इसके संबंध में जानकारी? मृतक और आरोपी जो हैं दोनों ही पास के खेत में काम करते थे, दोनों ही नेबर्स थे। और जो मृतक है उसकी जो पत्नी थी उस संगीता, उसका ये जो आरोपी है इसके साथ में जो है वो संबंध थे। इस कारण उसको रास्ते से हटाने के लिए जो है ये आरोपी के द्वारा 2 लोगों को जो और मदद के लिए बुलाया गया और 50,000 रुपये में ये बात तय की गई थी कि उसका मर्डर किया जाएगा, जिसमें से 8,000 रुपये एडवांस दिए गए थे। वो पुलिस ने वो भी पैसे जब्त किए हैं। इस घटना का मुख्य आरोपी कौन है? इस घटना में मुख्य आरोपी प्रहलाद पटेल है, जिसने पूरी साजिश किया था संगीता के कहने से। जब हत्या हुई उसमें कितने लोग थे? हत्या करने वाले कितने लोग थे? 4 आरोपी आप बताएं कितने हैं? घटना में उस समय 3 लोग थे। प्रहलाद पटेल खुद था और 2 लोग जिनको 50,000 रुपये देकर उसने बुलाया था, विष्णु और विकास, वो दोनों भी वहीं थे। मैडम, ये पूरे हत्याकांड को किस तरह अंजाम दिया गया? लोगों ने शराब भी पिलाई वहाँ पर, जैसे कि घटनास्थल पर शराब की बोतलें भी वहाँ नजर आ रही हैं। जी हाँ, यद्यपि जो मृतक है वो शराब नहीं पीता था, परंतु बाकी लोग जो हैं वो लोग वहाँ पर लेकर आए थे शराब और उन्होंने वहाँ शराब पिया था। उसके बाद जब उनका ये पार्टी ख़त्म हो गया, वापस निकलने लगे, तब ऐसा आरोपी का कहना था कि उस समय उसने उसे अटेम्प्ट किया था, मारा था।